किरण अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन बेसिस ऑफ यूजेस। ठीक है, तो देखिए यूजेस के बेसिस पर अगर हम सेल की बात करें तो सेल जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के कौन कौन से हैं? एक तो है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ठीक, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो है वो सेल होते हैं जो जिनके अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शन चलती है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन चलती है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट हैं वो किसमें चेंज होते हैं? प्रोडक्ट में। बट जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता। प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं बदलेगा। तो इस सेल को फिर एक ही बार यूज किया जा सकता है। एक ही बार यूज करने का मतलब जब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, तो उसके बाद में वो सेल किसी काम का नहीं रहता। उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते और उससे हम दोबारा एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ नॉट या कैनॉट यूज आफ्टर discharging of cell, after discharging of cell। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से ही याद रहेगा, कैन नॉट यूज आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। क्लियर? फिर देखो नेक्स्ट, अब इसको अगर हम यूज ही नहीं कर सकते बार बार, ठीक है, मतलब बार बार का मतलब ये कि ऐसा सेल होगा जिसमें केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, रिवर्सिबल में तो कंप्लीट होती ही नहीं है, इरिवर्सिबल में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम बार यूज कर नहीं सकेंगे। ठीक, एग्जांपल इसके अंदर हो सकते हैं ड्राई सेल वो वाले सेल होते हैं जो कि टॉर्च के अंदर, बैटरी इसमें हम यूज करते हैं, और वॉच के अंदर, है ना, वॉच में जो सेल यूज होता है वो भी इसी कैटेगरी में। तो ड्राई सेल हो गया, मर्करी सेल हो गया, मर्करी सेल। ठीक है, ड्राई सेल, मर्करी सेल। क्लियर है? फिर उसके बाद में आता है सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल में क्या होगा, जैसे उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, इरिवर्सिबल होती है, इसमें रिवर्सिबल होगी। इनमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट हैं वो किस में बदलेंगे? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट किस में बदलेंगे? रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, प्रोडक्ट किस में बदल जाएंगे? रिएक्टेंट। इट कैन यूज आफ्टर discharging by charge again, मतलब इसको दोबारा चार्ज करके और डिस्चार्जिंग के बाद में दोबारा चार्ज करके इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं
लेड स्टोरेज बैटरी, ये इसका एग्जांपल है। लेड स्टोरेज बैटरी। तो इस प्रकार से हम सेल को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। यूज के बेसिस पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनको जो है बार बार यूज नहीं किया जा सकता, मतलब इनको क्या है कि एक बार रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में ये अपने काम के नहीं रहते, लेकिन इनको यूज किया जा सकता है, बार बार चार्ज किया जा सकता है, फिर चार्ज करके फिर यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे करते हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद अब अपने इसको एक एक करके इन सेल के एग्जांपल्स को हमने पढ़ना है। और आपका जो 12th का एग्जाम होगा बोर्ड का, उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन से डायरेक्ट सेल पे बन सकता है, ठीक है। बहुत इजी सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, उसमें ये पूछा जाता है कि ड्राई सेल जो है उसका नॉमिनेटेड डायग्राम बनाओ, उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से अपने को पूछा जा सकता है। तो अपने एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उनको ड्रॉ करेंगे और सीखेंगे कि उनमें केमिकल रिएक्शंस जो है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो चलिए पहला इसके अंदर देखो, पहला इसके अंदर आ जाता है ड्राई सेल। ड्राई सेल, ठीक है। फर्स्ट जो है इसमें ड्राई सेल आएगा। ड्राई सेल की अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ड्राई सेल वही वाला सेल है जो पहले लोग रेडियो के अंदर डालते थे, या आपने आजकल जो टॉर्च होती है बड़े वाली, उस टॉर्च के अंदर जो सेल डाला जाता है वो वाला सेल, ठीक है। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। इसमें ना एक तो ऐसे ग्रेफाइट की रॉड होती है लंबी सी, सेल को कभी तोड़ के आप देखना, सेल को कभी तोड़ के देखना, तो उस सेल में आपको ऐसे करके एक तो ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है। फिर यहां पर ये एक थैली होती है, हालांकि उस सेल के अंदर ये नजर नहीं आएगी, लेकिन होता बेसिकली क्या है कि यहाँ एक अलग केमिकल भरा जाएगा और इसके अंदर अलग केमिकल भरा जाएगा, है ना। तो दोनों को सेपरेट रखती है, इसलिए दोनों जो केमिकल हैं दोनों सेपरेट रहते हैं। तो वो एक थैली बोल सकते हैं, या कोई और इसके अंदर जो है वो ऐसा पार्टीशन कर दिया जाता है जिससे कि दोनों के अंदर दोनों जो है वो सेपरेट। तो इसके अंदर जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन ये भरा रहता है। जो रॉड है ऑलरेडी ग्रेफाइट की है, तो वो ऑलरेडी कार्बन ही है, ठीक है, ये ऑलरेडी कार्बन है। लेकिन इसके साथ जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें भी मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड के अलावा इसके अंदर ठीक है, ये इसमें भरा रहता है। अब जो इससे भी बाहर वाला है, इसमें फिर दूसरे केमिकल भरे रहेंगे, ठीक है। ये जो इसका हिस्सा है, इसके अंदर एक और केमिकल भरा रहता है, ये है ZnCl2 इसके अंदर भरा रहता है, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 पेस्ट इसके अंदर भरा होता है, ये इसमें पेस्ट भरा होता है। समझ में आई ना बात। तो ये आपको अच्छा, जो कंटेनर है पूरा का पूरा, तो वो जिंक मेटल का बना होता है। ये कंटेनर जो है वो जिंक मेटल का बना होगा, और ये कंटेनर जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। जिंक क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, इसलिए इसको हम एनोड की तरह जो है मानेंगे, एनोड की तरह ये वर्क करेगा, ठीक है भाई। तो ये सेल की स्ट्रक्चर हो गई है। इसके अंदर ये यहाँ जो है ये मेटल कैप होती है, ठीक, मेटल कैप जो कि कैथोड की तरह वर्क करेगी, ठीक है। कैथोड की तरह वर्क करने का मतलब ये है कि ये कंटेनर जो है ये एनोड की तरह वर्क करेगा। तो कैथोड इसमें ये ग्रेफाइट की रॉड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मेटल कैप इसके ऊपर चढ़ी हुई है ना, तो ये जो है ये इसमें कैथोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ग्रेफाइट रॉड और किसकी तरह
वर्क करेगी कैथोड। बात क्लियर हुई? इस तरह से ये सेल की जो स्ट्रक्चर है आपके सामने है। ठीक है भाई, अब अपने को स्ट्रक्चर अगर आती है तो ये सारा कुछ बना देना है। फिर हमसे ये पूछा जा सकता है इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होगी। तो केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन एनोड एट एनोड, एनोड पर कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, एनोड पर रिएक्शन कैसे होगी। ठीक, देखो जिंक जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना, रिलीज करेगा। क्योंकि जिंक जो है एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होना ही है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। अब उसके बाद में आता है कैथोड पर क्या होगा। फिर कैथोड, इसमें देखो कैथोड किसके कांटेक्ट में आया हुआ है। एक तो ग्रेफाइट की तो रॉड है ही है उसके अंदर, ठीक है, MnO2 के कांटेक्ट में आया हुआ है। और ये अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम जो है ना वो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा जाकर। ठीक, तो देखो क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर MnO2 ग्रेफाइट जो कार्बन है उसके ऊपर क्या रिएक्शन होनी है, MnO2 अमोनियम क्लोराइड और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले जैसे हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। अमोनियम जो है किसमें बदल जाएगा, अमोनिया में बदल जाएगा, अमोनिया गैस के अंदर बदलेगा, अमोनिया गैस के अंदर बदलेगा। और मैग्नीज जो है वो बदल जाएगा Mn2O3 में। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी बचा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो जाती है ऐसे करके। समझ में आ गया होगा? चलिए अब यहाँ फिर क्वेश्चन कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। ये डायग्राम आप नोट कर लेना। और केमिकल रिएक्शंस जो दी हुई है ना इनके ऊपर फिर कुछ रिएक्शंस क्रिएट जो है कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बच्चों के दिमाग में आता है कि यहाँ जो ZnCl2 भरा हुआ था उसका फंक्शन क्या है। ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जिंक क्लोराइड भरा हुआ था उसका क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो अमोनिया गैस इसके अंदर बन रही है फिर उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिंक क्लोराइड और अमोनिया जो है वो वास्तव में क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। जो जिंक क्लोराइड था और अमोनिया जो था वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट करने के बाद ये इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं ग्रीन कलर का। तो सेल कभी भी अगर आपने सेल देखे हों जो खराब हो जाते हैं या काफी लंबे टाइम तक उसको जब हम यूज करते रहते हैं तो क्या होता है कि उसमें से ना ग्रीन कलर का एक पेस्ट निकलने लगता है, सेल में से पेस्ट निकलने लग जाता है। वो पेस्ट ये होता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाला, तो इसका IUPAC नाम आप लोग खुद लिख सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ना ये जो है वो बन जाता है। और क्या नाम है, रिएक्शन जो है ZnCl2 का भी यूज हो गया इसमें और अमोनिया का भी यूज हो गया। बात क्लियर हुई? तो ये आपका ड्राई सेल जो है वो कंप्लीट होता है। ड्राई सेल के बारे में एक हाफ मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि इस सेल से एनर्जी कितनी मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस सेल से, ड्राई सेल से 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट एनर्जी जो है वो मिलती है। 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट तक एनर्जी मिलती है। ये अपने को ना हर एक सेल के बारे में याद रखना है। जैसे इसके बाद में अपन मर्करी सेल पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये याद रखना है कि कितनी एनर्जी इसमें से मिलेगी। ड्राई सेल में से आपको 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट तक एनर्जी मिलती है। क्लियर है? चलिए, तो ये अपना ड्राई सेल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे मर्करी सेल। तो मर्करी सेल क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें ये हमने मर्करी सेल को ड्रॉ किया यहाँ पर।
ये है स्ट्रक्चर ऑफ मर्करी सेल। ये मर्करी सेल है। अब मर्करी सेल में आप देखिए कि इसमें वही है, कार्बन का एक रॉड होती है और वो कैथोड की तरह वर्क करती है। जिंक का ये पूरा का पूरा कंटेनर है, ठीक है, और वो एनोड की तरह वर्क करेगा। इसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और KOH भरा हुआ है। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH इसके अंदर भरा हुआ है। ये जो सेल है, ये वैसे तो बिल्कुल छोटे छोटे सेल होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये क्या होता है, वॉच के अंदर वॉच, कैलकुलेटर, वॉच, कैलकुलेटर, कैमरा, ठीक है, और हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स का मतलब होता है कि जो सुनने वाली मशीनें होती है ना उनके अंदर, तो उसमें ये सेल, इन चीजों के अंदर ये सेल नॉर्मली यूज होता है। और आपने देखा होगा कि ये घड़ियों के अंदर जो अपन सेल डालते हैं, छोटी जो रिस्ट वॉच होती है उसमें जो सेल डालते हैं, वो जब डिस्चार्ज हो जाता है फिर चार्ज नहीं होता, उसको दूसरा ही डलवाना पड़ता है सेल। तो उस तरीके का ये कंटेनर जो सेल को होता है, ठीक है। अब इसमें अपने को मेन अपने से ये पूछा जाएगा कि रिएक्शन क्या होगी। तो देखो एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, एट एनोड। तो क्योंकि एनोड जो है वो जिंक का है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होना है जिंक के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन देखो कैसे होगा, जिंक जो है वो ये जो KOH इसके अंदर भरा हुआ है ना, तो इसमें से OH आयंस आएंगे, उन OH आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, Zn O में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएंगे, ठीक। Zn O में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, बाकी जो कुछ भी बचा वो वाटर में कन्वर्ट होगा। क्लियर, ऑक्सीडेशन हो गया ना। जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, उधर जाते ही +2 हो रही है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं इसमें से। फिर एट कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर देखो क्या होना है इसके अंदर। कैथोड में क्या होगा, रिएक्शन HTO प्लस, HTO इसके अंदर ये है ही, ठीक, HTO और इसके अलावा इसके साथ वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, Hg में बदल जाएगा ये, ठीक है। Hg यहाँ +2 फॉर्म के अंदर है, +2 फॉर्म में है और यहाँ से किसमें बदलेगा, सीधा न्यूट्रल फॉर्म में आएगा, तभी इसका जो है रिडक्शन होगा। रिडक्शन होना है कैथोड के ऊपर, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और जो वाटर है वो यहाँ से उससे 2H आयंस जो है वो इस तरीके से बदल जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो ये ठीक। इसको अगर आप जोड़ भी दोगे तो रिएक्शन OH से OH कैंसिल हो जाएगा, वाटर से वाटर कैंसिल होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन जो है वो बन जाएगी Zn प्लस HgO एरो ZnO प्लस Hg। तो ये ओवरऑल रिएक्शन इसकी बन जाएगी, ठीक है। ये सेल बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी इजी है इसकी, तो ये आपको याद रख लेना है। इसमें से अपने से फिर वही पूछा जाएगा कि ये सेल जो है इसमें से कितने वोल्ट करंट जो है वो ऑब्टेन होता है। तो 1.3 वोल्ट करंट जो है इससे हमको मिलता है, 1.35 वोल्ट, ठीक। ये आप याद रखिएगा, 1.35 वोल्ट इससे करंट अपने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ये है, केमिकल रिएक्शन इसकी ये है, ठीक है भाई। तो प्राइमरी सेल में 2 ही एग्जांपल हैं हमारे सिलेबस में, वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।